तो आखिर क्या है वो चीज जो एक हॉरर कहानी को इतना डरावना बना देती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही खौफनाक हिंदी कहानी मौत का साया के जरिए। चलिए परत दर परत खोलते हैं इसकी कहानी को और देखते हैं कि ये हमारे रोंगटे खड़े करने में इतनी कामयाब क्यों होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल और बस इस एक लाइन से, बेटा तुम्हारी माँ अब नहीं रही। बस इतनी सी बात और कहानी की मेन कैरेक्टर मीरा सीधा खींचकर उसी दुनिया में वापस पहुंच जाती है, दुख और डर की दुनिया जिससे वो सालों से पता नहीं कब से भाग रही थी। और इसी के साथ शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, अनिश्चित वापसी। मतलब एक ऐसी वापसी जो मीरा कभी भी नहीं करना चाहती थी। यहां उसे मजबूरी में अपने उस अतीत का सामना करना पड़ता है जिसे वो पीछे छोड़ आई थी। देखिए, मीरा का ये घर लौटना कोई आम घर वापसी नहीं है। असल में ये एक सफर है वापस उसी जगह जहां उसके बचपन का सारा डर, सारा सदमा छिपा हुआ है। और घर तो घर जैसा लगता ही नहीं, वो तो खुद एक दुश्मन जैसा है। चारों तरफ गंदगी, एक अजीब सी बदबू और ये एहसास कि कोई है जो हर पल हर कोने से घूर रहा है। तो अब कहानी हमें ले जाती है एक भयानक अतीत की तरफ और यहां पता चलता है कि कैसे डायलॉग्स के जरिए, बातचीत के जरिए एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठाया जाता है। यहीं पर मीरा की मौसी उससे एक सवाल पूछती हैं, इतनी नफरत करती थी उससे। और इसी सवाल के जवाब में मीरा का राज खुलता है। वो बताती है कि ये नफरत नहीं थी, ये तो डर था। एक ऐसा खौफ जो उसकी माँ में अचानक आए एक बहुत ही अजीब और डरावने बदलाव के बाद शुरू हुआ था। तो हुआ क्या था? देखिए, पहले सब कुछ ठीक था, पापा के साथ एक हंसता खेलता परिवार। फिर एक दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। माँ खेतों से देर से लौटी और वो पहले जैसी नहीं थी, एकदम बदल चुकी थी। वो चुप रहने लगी, बस घूरती रहती थी और रातों को पूरे घर में घूमती थी। और बस यहीं से मीरा के दिल में अपनी ही माँ के लिए डर बैठ गया। लेकिन ये डर और भी गहरा हो जाता है जब एक और घटना होती है। मीरा की दोस्त सुमन घर आती है। मीरा की माँ उसे बहुत अजीब तरह से घूरती है और जब सुमन घर से निकलती है तो माँ को उसके पीछे जाते हुए देखा जाता है। इसके बाद सुमन कभी जिंदा नहीं मिली। 2 दिन बाद उसकी लाश जंगल में एक कुएं के पास मिलती है। तो सोचिए ये कनेक्शन कितना डरावना है। और कहानी यही नहीं रुकती, इसमें और भी परेशान करने वाली डिटेल्स डाली गई हैं। जैसे गांव वाले कहते थे कि सुमन के शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। मीरा को याद आता है कि उसने अपनी मां को खेतों से लौटते देखा था और उसके मुंह पर कुछ लगा था जो खून जैसा दिख रहा था। इसके बाद तो गांव के मवेशी भी गायब होने लगे और उनकी लाशें भी उसी कुएं के पास मिलती थीं। ये सारी कड़ियां मिलकर शक को सीधा मीरा की मां पर ले जाती हैं। तो ये तो हुई अतीत की बात। अब कहानी एक झटके से हमें वर्तमान में वापस लाती है, एक ऐसे खौफनाक मंजर की तरफ जो एक बुरे सपने जैसा है। और क्लाइमैक्स की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी डरावनी सिचुएशन से। देर रात का वक्त है और मीरा की नींद एक आवाज से खुलती है, किसी के रोने की आवाज, धीमी लेकिन दिल को कंपा देने वाली। वो देखती है तो अंधेरे में एक औरत खड़ी है जिसकी पीठ मीरा की तरफ है। वो बस रोए जा रही है और फिर वो पलटती है। जैसे ही वो पलटती है, मीरा का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। वो उसकी माँ ही है, लेकिन उस चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान और वही खौफनाक आंखें हैं। और फिर वो साया बोलता है, यहां से चली जाओ वरना मैं तुम्हारी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। तो अब देखिए सबसे खतरनाक बात क्या है। खतरा अब सिर्फ मीरा की यादों में नहीं है, वो हकीकत बन चुका है। और उसका निशाना कौन है? मीरा की बेटी अन्नू। और ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बुरा सपना अब हकीकत में बदल रहा है। अब सामने है भूत का नया निशाना। अगली सुबह होती है और मीरा जो देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी बेटी अन्नू कमरे में किसी से बातें कर रही है, लेकिन कमरे में तो कोई है ही नहीं। वो बस हवा में बातें कर रही है, जैसे कोई सच में उसके सामने बैठा हो। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही क्लेवर चीज करती है। वो एक बच्चे की मासूमियत का इस्तेमाल करती है सबसे डरावनी बात बताने के लिए। जब मीरा पूछती है तो अन्नू बताती है कि वो अपनी नानी से बात कर रही है, वही नानी जो इसी घर में रहती है और जो उसे अपने साथ रखना चाहती है। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा जंपस्केयर, जो किसी आवाज या तस्वीर से नहीं बल्कि एक डायलॉग से आता है। अन्नू अपनी माँ से बड़ी मासूमियत से कहती है, वो तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है।
सोचिए जरा, ये लाइन सुनते ही किसी की भी क्या हालत होगी। अब कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती है, लेकिन ये हमें कोई जवाब नहीं देती, बल्कि एक और भी गहरे सवाल और एक मंडराते साये के साथ छोड़ जाती है। परिवार जैसे तैसे वहां से भाग रहा है अपनी जान बचाकर, लेकिन भागते भागते भी मीरा खुद को रोक नहीं पाती और एक आखिरी बार उस घर की तरफ देखती है, और उससे जो दिखता है वो बहुत अजीब है। खिड़की में उसे एक साया खड़ा दिखाई देता है, अपनी मां का साया। लेकिन इस बार वो डरावना नहीं लग रहा, वो बहुत उदास, बहुत टूटा हुआ लग रहा है, जैसे वो मदद मांग रहा हो, जैसे वो कुछ बताना चाहता हो। एक पल को लगता है कि शायद हम पूरी कहानी गलत समझ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाए, उस उदास साये के ठीक पीछे अंधेरे में से एक और चेहरा उभरता है, एक और खौफनाक चेहरा, जिसकी आंखें काली और खाली हैं और होठों पर एक अजीब मुड़ी हुई मुस्कान है। मां अकेली नहीं है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ। क्या वो सच में मां का साया था या किसी और का? क्या मीरा की मां विलन थी या वो खुद किसी और चीज का शिकार थी? ये सवाल कहानी को एकदम से एक नया मोड़ दे देता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली कहानी तो शायद अब शुरू होगी।